नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल चूँकि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित हमारे इतिहास से कई सारे प्रश्न आते हैं। कई बार इनके शासकों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो कई बार इनकी इमारतों से संबंधित प्रश्न आते हैं, कई बार इनकी व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, कई बार इनके व्यापार से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको पूरा सल्तनत काल हम यहीं पर समझा देंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप प्रश्न देखें और आसानी से हल कर सकें। आपको स्थापत्य से लेके यानी इनकी इमारतों के अध्ययन को लेके हम अलग से एक वीडियो देंगे। आपको मापतौल से लेके भी हम एक अलग वीडियो देंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए समझना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने उसके अलग वीडियो बनाए हैं, क्योंकि स्थापत्य से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनकी इमारतों से संबंधित प्रश्न आते हैं, इनकी मापतौल की इकाइयों से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए इस पोर्शन को हमने 3 भाग में बांटा है सल्तनत काल को। पहला हम करेंगे कि सल्तनत काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से मुख्य शासक थे। इसमें हम सारे शासकों के वंश जो थे उनको समझेंगे। जो किसी वंश का एक मुख्य शासक है, यानी जो हमारी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस शासक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरे वंश कवर कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो में हम स्थापत्य पढ़ लेंगे पूरा, कि जो वंश रहे उनसे संबंधित जो जो शासक आए उनके वंश क्या थे, उनके उन वंशों में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, क्या प्रयोग किया गया। इसके बाद तीसरा जो भाग हम रखेंगे वो मापतौल की इकाइयों का रखेंगे, कि कैसे मापा जाता था, कैसे इमारत जो बनी है किस अनुपात में बनी है, कैसे बनी है, उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो आराम से देखिएगा, बिल्कुल सब यहीं पर समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। सल्तनत काल समय क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी। जो समय हमारा क्या रहेगा इनके लिए? 1206 से 1526 ईस्वी। सल्तनत काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। देखो, इससे पहले क्या था, जैसे गौरी आए, और इससे पहले जो भी आक्रांता आए एक एक दो करके आते गए और लूटते गए। उनका यहाँ पर बसने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उनका इरादा था कि आओ लूटो और चले जाओ। 712 से यही चलता आया। 712 तक जैसे जो शासक आए वो ऐसे ही आते रहे, कभी किसी ने लूटा कभी किसी ने लूटा। इसके पहले तराइन के युद्ध हुए। तराइन के युद्ध जब हुए पृथ्वीराज वाले, वो भी थोड़ा थोड़ा अस्तित्व बचाने के लिए हुए उसमें, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं समझने को मिला कि उनका यहाँ पर बस जाने का कोई इरादा रहा हो। तो फिर बस जाने का इरादा कैसे आया? बस जाने का इरादा आया जब यहाँ पर सल्तनत काल के लोग आते गए और धीरे धीरे खुद को यहाँ पर वंश के वंश बसते चले गए, रहते चले गए, अपनी इमारतें बनाई, अपने महल बनाए, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनाई। देखिए, ये लोग क्या थे, थोड़ा शौकीन टाइप के थे। शौकीन टाइप बोल सकते हैं कि मतलब इनको अच्छे से रहना पसंद था, इनको गुलाम बना के रखना पसंद था, इनको इमारतों का बहुत ज़्यादा शौक था। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझा है। तो सल्तनत काल को हम जैसे जैसे विस्तार में पढ़ते चले जाएंगे, हमारी समझ में चीज़ें आती चली जाएंगी। बीच बीच में जो एक दो वंश और आए, एक दो चीज़ें और हुई, उनको भी हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, हमने समझा था तराइन का जैसे पहला युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। तो इसमें चौहान जीत गए थे। फिर हमने देखा तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1192 में हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से, तो इसमें गौरी जीता। तीसरा हुआ चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ? 1194, गौरी और जयचंद के बीच हुआ और इसमें गौरी जीता था। अब इसके बाद क्या होता है, शासक आते रहते हैं, थोड़े कमजोर शासक होते हैं और हम सल्तनत काल की तरफ बढ़ चलते हैं। सल्तनत काल की जो स्थापना है, इसको हम दिल्ली सल्तनत
के नाम से ही जानेंगे कि ये दिल्ली के इर्द गिर्द ही यह सल्तनत भूमि है। दिल्ली के आसपास ही इसमें मुस्लिम शासकों ने शासन किया है। इस काल में जो वंश रहे हैं, वंश मतलब क्या है, जैसे एक शासक आए, अपना वंश स्थापित किया, फिर उसके बाद उसके जब राजा कमजोर होते गए तो अगले शासक आए, उन्होंने अपना वंश स्थापित किया, फिर इसके बाद ये क्रम चलता रहा। तो जो सबसे पहला वंश था वो गुलाम वंश था। इसके बाद आए खिलजी वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसमें जितने वंश आए सब ने अपने अपने हिसाब की चीज़ें बनाई, सब ने अपने अपने हिसाब से मकबरे इमारतें बनाई, सब ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित किया। अब समझते हैं दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत की नींव है वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये भी कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो ऐबक ने ही किया था। इससे पहले हमने जो समझा कि तराइन के युद्ध, तो तराइन के युद्ध में हमें क्या रिजल्ट मिला था, चौहान केवल एक बार जीते हैं। फिर इसके बाद अधिकार कर लिया अजमेर पर और दिल्ली पर। किसने अधिकार कर लिया, जब गौरी जीता तो गौरी ने भाई अधिकार कर लिया। अब देखो होता क्या है, जब एक बार कोई जीत जाता है तो वो क्षेत्र उसी का हो जाता था। तो ये दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद अब अगली चीज हमारी आती है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। इस वंश के शासक तुर्क गुलाम यानी दास थे, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। अब गोरी की मृत्यु जो होती है उसके बाद ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। देखो इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें प्रश्न में आती हैं, परीक्षा में आती हैं, लाल बख्श की उपाधि किसकी थी, तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनकी मृत्यु कैसे हुई है, पोलो खेलते समय गिरकर मृत्यु हुई है। अब ये जो कुतुब मीनार है या 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके बारे में हम विस्तार से इनके स्थापत्य वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ऐबक के बारे में हम कुछ और समझ लेते हैं। ऐबक के समय कुतुब मीनार की जो है पहली मंजिल बनी थी, पहली मंजिल तक ये बना था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको ध्वस्त करने वाला ऐबक ही था। ऐबक का जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी, वो गया था उसको ध्वस्त करने के लिए। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी है आराम शाह, वो 8 महीने तक शासन करता है। आराम शाह बहुत कुशल शासक नहीं था, तो आराम शाह को दिल्ली गद्दी पर बैठा तो दिया जाता है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। इल्तुतमिश उसकी हत्या करता है। इसी बीच में मंगोलों का जिक्र आता है। तो मंगोल क्या थे, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वह बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। कच्चा हो या उबला हो, वो हर तरीके का मांस खा लेते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता तथा सर्वथा अभाव था, लेकिन वो माँ का सम्मान करते थे। चंगेज खां इन्हीं में से आया। चंगेज खां जो आया था वो मंगोलों के समय से ही आया था। अब देखो आराम शाह जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश, इसका जो समय है वो 1211 से 1236 यानी अच्छे खासे समय तक ये शासन करता है। अब ये इल्तुतमिश था ऐबक का दामाद, तो इसने क्या किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। पहले राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ये चीज समझना है, पहले राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, फिर ये दिल्ली आ गई। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली को सुरक्षित किया इसने। मंगोल अभी जिनका हमने जिक्र किया था उससे इसने क्या किया, चंगेज खां थे ना, तो चंगेज खां से इसने दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। चलन में इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया। सिक्का इसका कैसा था, चांदी का टंका और जीतल किसको कहते थे, तांबे को। चालीसा नामक तुर्की अमीरों का समूह इसने बनाया था। जो तुर्की अमीरों का समूह है वो यही बनाता है।
अच्छा, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तब इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली भी इसी ने चलवाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया था। इल्तुतमिश जो है पहला शासक ऐसा था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी वो परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कई बार मेंस जब आप लिखते हो तो मेंस में आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास अच्छे शब्द हों, आपके पास एक संगठित जो है कह सकते हैं कि तरीका हो लिखने का, उस रेफरेंस में यानी उस संदर्भ में जो आप लिख रहे हैं, जो आपका प्रश्न है। इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो अप्रैल 1236 में हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद उनका जो पुत्र है वो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह भी एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहती है। अब यहाँ तक हमारा शासन चलता है। देखिए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिर इनका पुत्र बैठता है तो वो एकदम अयोग्य होता है। इसके बाद जो सही से शासन पर बैठता है वो है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240। रजिया सुल्तान क्या है? भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान है। पुरुषों के समान वस्त्र पहनती थी और घुड़सवारी करती थी। तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी। रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा को त्याग दिया। वह पुरुषों की तरह जो है चोगा यानी काबा उसको बोलते थे एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इससे पहले जो औरतें थी वो हमेशा मुंह को ढके हुए रखती थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अमीर ए अखूर को। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। इसी बीच क्या होता है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो जाती है। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्रयास करने का प्रयास किया और वह असफल होती है। रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद क्या होता है, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अब फिर से एक अयोग्य शासक आ गया। अयोग्य शासक इस बार कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन इसको क्या होता है, इसको बलबन हटा देता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। यानी नसीरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बनाया तो गया, लेकिन ये टोपी सीता था। मतलब इसके बारे में एक और प्रसंग है कि ये टोपी सिलने का काम करता था, फिर अपना जीवन का निर्वाह करता था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया और बलबन का यहाँ से प्रवेश हो जाता है। गयासुद्दीन बलबन जो था ये 1266 में गद्दी पर बैठता है। अब 1266 से 1287 के बीच इसका कार्यकाल रहता है। जो इसके बीच का समय है, जैसे रजिया का 1240 में मार दी जाती है, रजिया हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो समय रहता है, इसके समय बीच में शासक आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और होता क्या है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन को बैठाता है, अपने दामाद को। बलबन का जो वास्तविक नाम होता है वो बहाउद्दीन होता है। वह इल्तुतमिश का गुलाम होता है। जो ये बलबन है इल्तुतमिश का गुलाम है। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। जो तुर्कान ए चिहलगानी आपने सुना होगा, उसका जो विनाश है वो बलबन ने ही किया था। इसके बाद जो हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है कि सख्त कानून और प्रशासनिक सुधार इसके थे और मंगोलों के आक्रमण को इसने रोका था। बलबन के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बलबन से संबंधित हमारी परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं, इसलिए हम बलबन को विस्तार में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287
दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासक, दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासक। हम उस हर शासक को विस्तार में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, अर्थात हमारी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने अपनी शक्ति और कठोर शासन नीति से सल्तनत को मजबूत किया। बलबन को एक कुशल प्रशासक, सख्त अनुशासन लागू करने वाला और राजस्व के सिद्धांत को बढ़ावा देने वाला शासक माना जाता है। बलबन का जो प्रारंभिक जीवन था, तो बलबन एक तुर्की गुलाम था जिसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था। उसे बाद में इल्तुतमिश ने अपने 40 तुर्की अमीरों का समूह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वह शक्तिशाली बना और नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66 यानी जब तक इसके दामाद का शासन रहा, शासनकाल में वास्तविक सत्ता का संचालक बन गया। दामाद को इसने क्या किया, बैठा दिया गद्दी पर। इसके बाद सत्ता कौन चला रहा था, वो बलबन ही चला रहा था। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई। बलबन ने स्वयं दिल्ली की गद्दी संभाल ली। तब तक क्या होता है, बलबन जब वास्तविक शासक बन जाता है तो उसने बहुत सारी नीतियां लागू की। नीतियां कैसी थी, जैसे राजस्व का सिद्धांत। इसमें क्या था, बलबन ने खुद को खुदा का प्रतिनिधि बताया कि उसने ये कहा कि वो सुल्तान केवल नहीं है, वो खुदा का प्रतिनिधि है, यानी नियाबती खुदाई। उसने अपने दरबार में सुल्तान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए सिजदा और पाइबोस यानी पैर चूमने की परंपरा शुरू की। उसने स्वयं को महान, अजेय और पवित्र शासक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न परीक्षा में क्या आता है, किसने खुद को खुदा का प्रतिनिधि बताया, बलबन ने बताया। सिजदा और पाइबोस किसने लागू किया, ये बलबन ने लागू किया। सिजदा का अर्थ क्या होता है, झुककर प्रणाम करना, और पाइबोस का अर्थ होता है पैर चूमने की परंपरा। ये बलबन ने शुरू की थी। बलबन के बारे में और कहा जाता है कि शासन को बहुत कठोर नियमों से चलाया इसने। यह विद्रोहियों और विरोधियों के प्रति निर्दयी था, बहुत खतरनाक ये लगता था। अमीरों की शक्ति को कुचलने के लिए 40 नामक जो दल था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, इसने एकदम खत्म कर दिया। पूरे समूह इसने खत्म कर दिए। लौह की नीति किसने अपनाई, बलबन ने अपनाई। न्याय के लिए बलबन ने ही लौह की नीति अपनाई थी। दरबार के लिए इसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे बलबन ने कहा कि दरबार की शाही गरिमा को बना के रखा जाए। उसके दरबार में हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता था। अमीरों को बिना अनुमति के हंसने या मजाक करने की अनुमति नहीं थी। मतलब इसने इतना सख्ती लगा दी कि हंस नहीं सकते हो, मजाक नहीं कर सकते हो। बलबन के दरबार में ईरानी परंपराओं का पालन किया जाता था। जो परंपराएं थी वो कौन सी थी, ईरानी परंपराएं थी। और लौह और रक्त की नीति जो है बहुत कठिन, मतलब वहाँ पर इसने नियम बना दिया था। इसके बाद होता क्या है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि किसने उलूग खां की उपाधि दी, तो बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। यानी ये कहता था कि कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए सेना बढ़ानी पड़ेगी, और ये बहुत सख्त सेना रखता था। इसके बाद हुआ क्या है कि अच्छा, इनके यहाँ के जो कवि थे बलबन के दरबार में, फारसी के प्रसिद्ध जो कवि थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बलबन की जो उपलब्धियां हैं वो क्या है, सल्तनत को एक मजबूत और सुदृढ़ शासन दिया, मंगोल आक्रमणों से दिल्ली को सुरक्षित किया, राजत्व के सिद्धांत को लागू कर सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई, डाकुओं, विद्रोहियों और 40 दल का उन्मूलन किया, प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए थे बलबन ने। इसके बाद क्या होता है कि बलबन जब ये मर जाता है, यानी जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है, तब अंतिम शासक जो आता है वो कैमूर्स होता है। कैमूर्स बहुत, मतलब कह सकते हैं, अयोग्य था। ना उसमें कोई प्रतिभा थी, ना उसमें कोई निर्णय लेने की शक्ति थी। तो कैमूर्स आता है। इसके बाद क्या है कि खिलजी वंश की स्थापना वहीं से हो जाती है, क्योंकि फिर से आक्रमण होते हैं और गुलाम वंश का शासन खत्म हो जाता है और खिलजी वंश की स्थापना होती है। ये होती है 1290 से 1320 के कार्यकाल में।
खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। वृद्धावस्था में गद्दी पर बैठता है और अपने भतीजे अलाउद्दीन द्वारा मारा जाता है। गुलाम वंश के शासन को जो है समाप्त करके 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजधानी कहाँ थी? किलोखरी। ये पूछा जाता है परीक्षा में। फिर क्या है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयाग में कर दी थी। अब इसकी हत्या हो जाती है। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। हत्या के बाद कौन भाई, जो हत्या करता है राजा तो वही बनेगा। खिलजी कब आता है? 1296 में। सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक है। मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा करता है। दिल्ली यानी दक्षिण का जो भारत है वहां तक अभियान करता है, यानी दिल्ली से दक्षिण भारत तक अपने अभियान करता है। सस्ते बाजारों मंडी की व्यवस्था की शुरुआत करता है। सामंतों की शक्ति समाप्त कर देता है और एक केंद्र की सरकार बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हमारी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी यानी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, प्रशासनिक सुधार किए और एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। वह न केवल एक महत्वाकांक्षी और साहसी योद्धा था, बल्कि एक कुशल शासक भी था जिसने अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके जो आक्रमण होते हैं उनको समझते हैं, कौन कौन सी इसने विजय हासिल की, जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मंगोल आक्रमणों का सामना करता है। उसके शासन में मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन ने हर बार उन्हें सफलतापूर्वक पराजित किया। उसने मंगोलों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाई और सैन्य बल को मजबूत कर लिया, यानी मंगोलों से इसने चीज़ों को बचा लिया। फिर आता है राजपूत राज्यों पर विजय। राजपूत राज्यों पर विजय, चित्तौड़ का युद्ध जो होता है, इसमें हम युद्ध समझते हैं कौन कौन से उस समय हुए थे। तो चित्तौड़ का युद्ध इनका पहला होता है 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया और वहां के राजा रावल रतन सिंह को हराया। इस युद्ध से जुड़ी रानी पद्मावती की कहानी लगभग आप सबने सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि हारने के बाद रानी ने जौहर कर लिया था। इसके बाद रणथंभौर का युद्ध यानी 1301 में जो होता है, यहाँ शासक हमीर देव चौहान को इसने पराजित किया था। गुजरात में 1299 का युद्ध हुआ। अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला कर वहां के शासक कर्णदेव को हरा दिया था। इसके बाद अपने एरिया में यानी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। दक्षिण पर विजय जो हम देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक कफूर को दक्षिण भारत की ओर भेजा, जिसने देवगिरी यानी महाराष्ट्र, वारंगल यानी तेलंगाना, द्वार समुद्र, कर्नाटक, मदुरई, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों को लूटकर दिल्ली के सल्तनत के अधीन कर लिया। यानी ये अपने क्षेत्र को हमेशा बढ़ाता रहा और ये दिल्ली की तरफ क्षेत्रों को जोड़ता रहा। इसके बाद आता है आर्थिक सुधार। इसने क्या किया कि इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, प्री में कई बार आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में कई सुधार किए, जिससे सत्ता और मजबूत हुई। पहला है मूल्य नियंत्रण की नीति। खाद्यान्न, कपड़े और अन्य वस्तुओं के दाम तय किए गए। व्यापारियों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही सामान बेचने का अधिकार दिया गया। बाजारों पर सख्त निगरानी रखी गई और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई। कर प्रणाली में सुधार किए गए। कर में जो सुधार किए गए, कर प्रणाली के जितने भी सुधार थे वो कैसे थे? उसने कृषि करों को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। किसानों से सीधे कर वसूली का प्रावधान किया, जिससे बिचौलियों की जो भूमिका थी वो खत्म हो जाती है। राज्य को खजाने को भरने के लिए धन संग्रह की नई नीतियों को उसने लागू किया। ये कर संबंधित उसने सुधार किए। सैन्य सुधार में क्या क्या किया? सैन्य सुधार से भी संबंधित प्रश्न आता है। कर सुधार का जो पहला प्रश्न आपका बनता है वो यही वाला है, किसने कर बढ़ाकर आधा यानी 50% कर दिया था? तो इसी ने किया था। सैन्य सुधार में क्या किया? सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। घोड़ों की पहचान के लिए दाग की प्रणाली लागू की गई, यानी घोड़ों पर दाग लगाया जाता था जिससे कि पहचान बनी रहे।
उसने एक विशाल स्थायी सेना तैयार की जिससे वह बाहरी आक्रमणों और विद्रोहों से निपटने में सक्षम रहा। खिलजी की मृत्यु कब होती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है जनवरी 1316 में हो जाती है। उसकी मृत्यु के पीछे मलिक कफूर का ही हाथ था, जिससे कहते हैं कि जहर देकर मारा गया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगती है और तुगलक वंश का उदय हो जाता है। तो यहाँ तक क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1316 में, 5 जनवरी 1316 को मृत्यु होती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अब क्या था कि इसकी जो आदतें थी खराब थी। कहते हैं कि नग्न स्त्री और पुरुष की संगत इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का कपड़ा पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ये चीज़ें पता चलती हैं इतिहास में ही। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यानी जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है फिर मुबारक खिलजी आता है जो कि नंगा रहता है, नंगा ही चीज़ें उसको पसंद है। इसके बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है तो खुसरो खां गद्दी पर बैठता है। खुसरो खां गद्दी पर बैठता है, इसके बाद ये बहुत अयोग्य साबित होता है। फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश समय क्या रहेगा? 1320 से 1414। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां जो उसका अंत में था तो उसको पराजित किया जाता है। तो पराजित हो गया भाई। अब गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक, ये 8 सितंबर 1320 को सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तुगलक ने क्या किया जब गद्दी पर बैठता है? देखो, पहली चीज न्यायप्रिय शासक था। तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाता है। तुगलक ने शुरुआत में ही अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों की भूमि को लिया गया था, कब्जाया गया था, तो उसने वापस कर दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहर बनवाई और नहरों का निर्माण करने वाला कहा जा सकता है कि पहला शासक यही था, गयासुद्दीन ही था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया था। रोमन शैली में ये बनाया गया था और कहते हैं कि 56 कोट के नाम से यह जाना जाता है। इसकी जो मृत्यु है 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा लकड़ी से निर्मित महल में दबकर हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मार दिया गया था जब ऐसा मकान बनाया गया था कि वहां पर ये दब जाए, मर जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर आराम करने के लिए रुका और छत गिर जाती है। अब क्या होता है, गयासुद्दीन के बाद उलूग खां, देखो मोहम्मद तुगलक को जानते क्यों हैं? एक तो इसकी विवादास्पद नीतियों के कारण ये प्रसिद्ध था। राजधानी ये दिल्ली से दौलताबाद लाता है, असफल रहता है। तांबे के सिक्के चलाता है, वो भी असफल रहता है। मंगोल आक्रमणों से भी निपटने में असफल रहता है। कह सकते हैं कि कुल मिला के यह एक असफल सुल्तान था, क्योंकि इसने जो जो किया सब तो असफल रहा है। तुगलक जो है परीक्षाओं में आता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तुगलक से संबंधित हम थोड़ा विस्तार में और पढ़ लेते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का शासनकाल रहता है। तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था। उसे एक बुद्धिमान लेकिन असफल शासक माना जाता है, क्योंकि उसकी योजनाएं दूरदर्शी तो थी लेकिन उसके लागू करने के तरीके गलत थे। एक बात हमेशा कही जाती है कि इतिहास से सीखना चाहिए। तो इसने क्या किया, तुगलक ने जितनी भी अपनी योजनाएं बनाई, जितनी भी नीतियां बनाई, उनको इतनी जल्दबाजी में इसने लागू किया कि वो सफल नहीं थी। कुछ योजनाएं इसकी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं इसकी बुरी थी, सारी योजनाओं में ही कमी थी। कुछ योजनाएं तो अच्छी थी, लेकिन उसके लागू करने का तरीका इतना खराब था कि वहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली और ये असफल होता चला जाता है। उसके शासनकाल में कई बड़े प्रयोग भी हुए हैं जिनमें अधिकांश विफल रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विवादास्पद शासक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जो था वो जौना खां था।
वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। 1325 में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और बुद्धिजीवी, गणितज्ञ और धार्मिक विषयों का वह ज्ञानी था। उसे ज्ञान तो कई विषयों का था, लेकिन क्या होता है, सुधारने की भी उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। चूंकि ज्ञानी था तो उसने सुधारने के प्रयास किए, लेकिन उसकी जो नीतियां थी अव्यवहारिक थी, इसलिए वो फेल होती चली गई। अब समझते हैं क्या क्या प्रयास किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई बड़े सुधार किए, जैसे राजधानी का परिवर्तन 1327 में होता है। उसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी यानी महाराष्ट्र राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कारण क्या था, वह साम्राज्य के दक्षिणी भाग को अधिक सुरक्षा देना चाहता था और उसे लगा कि दौलताबाद अधिक केंद्र में है। परिणाम इसका क्या होता है, राजधानी बदलने के लिए आम जनता और प्रशासन को मजबूर किया गया। लंबी यात्रा में हजारों लोग मर गए और अंततः वह राजधानी में को वापस दिल्ली में ले आया। करता क्या है, इसको लगता है कि दौलताबाद जो है केंद्र में है तो वहां से शासन किया जाए, तो वो उधर की तरफ चल पड़ता है। अब चूंकि जब राजधानी बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे अच्छी बुरी योजनाएं बनेगी, तो उसमें क्या होता है कि इतनी हाफाथाफी मच गई कि बहुत सारी जनता जो है वो मर जाती है। इसने टोकन मुद्रा प्रणाली चलाई 1329 से 1330 में। अब क्या होता है, उसने तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दिया। उद्देश्य क्या था, राजकोष में चांदी की कमी को दूर करना और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य था। अब परिणाम क्या होता है, लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, यानी अपने खुद के सिक्के लोग बनाने लगे। अब नकली सिक्के जब बनेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं से, आप जान रहे हो, मार्केट खराब होगी। मार्केट खराब होगी, इन चीज़ों का डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या रहती है, इसमें अर्थव्यवस्था इनकी गड़बड़ हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तो नीति विफल हो जाती है। अब क्या होता है, कर वृद्धि यानी टैक्स बढ़ा देते हैं, तो दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं, इस पर कृषि का कर बढ़ा दिया गया, जिससे किसान नाराज हो जाते हैं। संयोग से इस दौरान अकाल पड़ता है और किसान कर नहीं दे पाते हैं। प्रशासन ने कठोर कदम उठाए कर वसूलने के लिए और वहां पर विद्रोह हो गया। अब जब अकाल पड़ेगा तो किसान कर नहीं दे पाएगा, जब किसान कर नहीं दे पाएगा तो राजस्व गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, प्रशासन ने यानी इसके जो सेना नायक या इसको जो अधिकारी थे कर वसूलने वाले, उन्होंने कठोर कदम उठाए और विद्रोह हो गया किसानों के साथ। खुरासान का और कराचिल का अभियान, उसने क्या किया, खुरासान जो ईरान में है और हिमालय का क्षेत्र यानी कराचिल, कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण किया। ये अभियान असफल रहे और इसमें सेना का तो नुकसान हुआ ही हुआ और धन को भी इसने खराब कर दिया। सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों में अगर हम देखें तो इसने धर्मों को संरक्षण दिया। सभी धर्म के विद्वान इसके पास संरक्षित थे। दरबार में कह सकते हैं अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, यूनानी ग्रंथों का अध्ययन होता था, लेकिन उसकी कठोर नीतियों से नाराज दोनों पक्ष थे, चाहे हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे हो, वो नाराज रहते थे। अब इसका जो अंत हम समझते हैं क्यों ऐसा हुआ, यानी निर्णय जल्दबाजी में लेता था, योजनाएं व्यवहारिक नहीं थी, कड़ी नीति इसने बना रखे थे। देखो, इतिहास यहाँ से हमें एक बात भी बताता है कि यदि आपको बड़ी गति मिल रही है, यदि आपको बड़ी सत्ता मिल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी उस सत्ता के लिए उतनी ही बढ़ जाएगी। जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो आपको उसी हिसाब से आगे काम करने रहेंगे, नहीं तो और जो परिस्थितियां हैं और जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएंगी। आपकी सत्ता, आपका पद चाहे जितना बड़ा रहा हो। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सामाजिक काले पर ध्यान देता है, कई नहरें और मदरसे बनवाता है, जजिया कर को गैर मुस्लिमों पर कठोरता से लागू करता है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहर वहर तो बहुत अच्छे से बनवाता है, नहर बनवाना और बहुत सारे अपने वो बनाना, शहर बनवाना, शहर भी इसने कई सारे बनाए थे। यानी कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक अच्छा शासक तो था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने नई कर सिंचाई का कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग रहता था। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर केवल रखे थे। खराज है, लगान, खुम्स, युद्ध में लूटा माल,
जजिया एवं जकात को वसूलने वाला आदेश दिया गया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर बनाए। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रथम हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। यानी इसने क्या किया, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। इसको क्या कहते थे, दीवाने खैरात। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो है वो फिरोज शाह तुगलक की ही थी। 1,80,000 के आसपास इसके दास थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की, जिसने जियाउद्दीन बरनी शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है 1388 में हो जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया है। इसके बाद क्या होता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होता है। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया, अयोग्य था इसलिए। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक सरक पूर्वाधिपति की उपाधि जो होती थी धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब आता है सैयद वंश। समय क्या है इनका, 1414 से 1451। यह वंश कमजोर था और इसे तैमूरलंग के प्रभाव में शासन में मिला लिया गया। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। खिज्र खान यानी इनका जो समय है 1414 से 1421, दिल्ली के सैयद वंश का संस्थापक था। वह तैमूर के एक उत्तराधिकारी यानी तैमूर के एक अधिकारी था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करता है। हालांकि उसने खुद को सुल्तान नहीं बल्कि तैमूर के प्रतिनिधि वकीलों का सुल्तान इस रूप में उसने खुद को पेश किया। यानी ये जो था ये कभी ये नहीं बोला कि हम यहाँ के सुल्तान हैं, इसने कहा कि हम यहाँ पर एक प्रतिनिधि हैं यानी वकील ए सुल्तान, ये इसने पद दिया। सैयद वंश का जैसे संस्थापक जब खिज्र खां है, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, रैयत आला भी इसने उपाधि ली है। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। तो खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यहिया बिन अहमद सहरिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्रदान था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहता है। इसके बाद खिज्र खां मुल्तान का गवर्नर था और उसने 1398 में तैमूर के आक्रमण में उनका साथ देता है। तैमूर ने भारत छोड़ने के बाद खिज्र खान को दिल्ली का शासक बनने का अवसर दिया और तब उसने स्थापना की। इनके सकारात्मक पक्ष क्या थे, जैसे तैमूरी समर्थन से सत्ता इसने संभाली है, दिल्ली सल्तनत को बचाने का प्रयास किया है। नकारात्मक पक्ष क्या है, कभी खुद को इसने सुल्तान घोषित नहीं किया। कमजोर प्रशासन के चलते बहुत सारे विद्रोहों को इसने झेला। दिल्ली सल्तनत की शक्ति को पुनः स्थापित कर ही नहीं पाया। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो आता है तो इनका जो समय होता है वो है 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है
ये लोधी वंश की स्थापना करता है और दिल्ली को मजबूत करता है। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य के स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। फिर आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब आता है? इसने सबसे पहले गंगा घाटी में अपने प्रभाव को बढ़ाया और आगरा शहर की स्थापना की, जो मुख्य घटनाओं में से एक है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाती है। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। इब्राहिम लोदी ये इब्राहिम शाह की उपाधि लेता है। यह क्रूर था, जिसके कारण अफगान और राजपूत सरदारों में असंतोष बढ़ जाता है। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में उसे हराकर सल्तनत को समाप्त कर दिया। 21 अप्रैल को जो युद्ध होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें यह हार जाता है और मारा जाता है। केंद्रीय प्रशासन का इनके यहाँ जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ये सल्तनत काल में ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी, हमने इनको पहले पढ़ा है। सिकंदर लोदी से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का दूसरा और सफल शासक माना जाता है। इससे संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इसको गहराई से पढ़ेंगे। वह अपने कुशल प्रशासन, सैन्य अभियानों और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मेंस में अगर पूछा जाए इससे संबंधित प्रश्न तो हम क्या लिखेंगे? कुशल प्रशासन, सैन्य अभियान और विद्वानों के संरक्षण के लिए। उसने सल्तनत को मजबूत किया और कई प्रशासनिक सुधार किए, जिससे उसका शासनकाल लोदी वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। ये प्रश्न आया था, लोदी वंश का स्वर्ण युग किसके कार्यकाल को मानते हैं? तो ये हो गए हमारे सिकंदर लोदी। प्रारंभिक जीवन इनका समझते कैसा था? सिकंदर लोदी का असली नाम निजाम खान था। वह बहलोल लोदी यानी लोदी वंश के संस्थापक का पुत्र था। 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसे दिल्ली की गद्दी मिलती है। शासन में आने के बाद उसने सौतेले भाई बरबक शाह को हराकर जौनपुर पर कब्जा किया और पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। सुधार क्या थे? मजबूत प्रशासन इसने बनाया, अपने शासन को अधिक केंद्रीकृत किया और शक्तिशाली अधिकारियों की नियुक्ति की। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई नए कानून लागू किए। अपने अधिकारियों पर सख्त निगरानी रखने वाला यह शासक था। नए कानून इसने अपने खुद के बनाए। उसने बिहार, ग्वालियर, धौलपुर और नागौर पर विजय प्राप्त की। विद्रोही राजाओं को पराजित कर दिल्ली सल्तनत को एक बार फिर से मजबूत किया। राजपूतों पर नियंत्रण बढ़ाया और उनके प्रभाव को सीमित कर दिया। कृषि के लिए क्या किया? किसानों के लिए नई नीतियां बनाई, जिससे उत्पादन बढ़ा। कर प्रणाली को सरल बनाया और किसानों को राहत दी। सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान में क्या किया? फारसी भाषा को इसने बढ़ावा दिया, इसे प्रशासनिक भाषा बना दिया। विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से रूढ़िवादी था और इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू करता था। उसने मथुरा में कई मंदिरों को नष्ट किया, हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, हिंदुओं पर कई कर लगाए, जिससे उसका शासन हिंदुओं के लिए कठोर माना जाने लगा। इसने हिंदुओं पर बहुत सारे कर लगाए थे। मतलब आप ये समझो कि हिंदू तो ये देखना ही नहीं चाहता था उनको, हिंदुओं को, तो कर के माध्यम से ये धीरे धीरे हिंदुओं को दबाता रहता था। इसमें एक चीज़ आप और समझो, कुछ शब्दावली होती थी, शब्दावली जो आपकी परीक्षाओं में आती है, जैसे दीवाने,
मुक्तराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन ने बनाया था। दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कर व्यवस्था में देखते हैं तो उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। इसमें कुछ जगहें बहुत प्रसिद्ध थी। सरस्वती जैसे है अच्छी किस्म के चावल के लिए, सतगांव था रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था। इनकी जो भूमि की नापने की इकाइयां हैं उससे संबंधित हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। इनकी स्थापत्य कला से लेकर सल्तनत काल के स्थापत्य कला से लेकर पूरा एक वीडियो बनाया गया है, जिसको देखने के बाद आपका सल्तनत काल पूरा एक साथ में क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट इससे संबंधित नहीं रहेगा। बीच में जो और शासन आए जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो ये हम आपको अलग से फिर से पढ़ाएंगे, जिससे कि इससे संबंधित प्रश्न जो आए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, वो भी बीच में ही होती है 1347 में। और इसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में सब दे देने से कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाती हैं, आपकी भी समझ में जल्दी नहीं आता है, आपके लिए भी हैरानी भरी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपकी तैयारी और अच्छी हो, आपके नंबर और अच्छे आएँ, आप और जल्दी सफल हों, ऐसी हमारी कामना है।